हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन पर थोड़ी सी नज़र डाल ली जाए कि इन हाउ मैनी फॉर्म्स डिड द अर्लियर फिलोसफर क्लासीफाई मैटर, के पुराने समय में हमारे तत्वज्ञानी ने मैटर को कितने भागों में क्लासीफाई किया। तो उनमें से सबसे पहला है वो यह है अर्थ, और दूसरा है वाटर, और तीसरा है फायर, और चौथा है स्काई, और फिफ्थ है एयर। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ बी 5। तो चलिए नई एनर्जी के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बस ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जैसा कि हम जान चुके हैं कि प्राचीन समय में मैटर का क्लासिफिकेशन 5 भागों में किया गया था, लेकिन हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने इनको 2 भागों में बांट दिया, एक फिजिकल और एक केमिकल। इस टॉपिक को ध्यान से समझ लें क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टेड और साथ ही साथ बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि आपने इस टॉपिक को समझ लिया, इस फिगर को समझ लिया, तो ये मानो आपने बहुत कुछ समझ लिया, क्योंकि मैटर वो हर चीज़ है जो स्थान घेरती है और वजन होता है जो हमारे चारों ओर है। उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे यदि आपने ये फिगर समझ लिया तो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मैटर से। मैटर को मॉडर्न साइंटिस्ट ने 2 भागों में बांट दिया, एक फिजिकल और केमिकल। अब फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे। देखो अब देखते हैं फिजिकल चेंज। टेम्परेरी चेंज क्या होते हैं, जैसे बैलून, उसमें एयर डाली, हवा डाली, निकाल दी, पेज फोल्ड किया, सीधा कर दिया, ये हो जाते हैं टेम्परेरी चेंज। न इनमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। और रिवर्सिबल रिएक्शन वो ऐसे होती हैं, पेंसिल जिसे मैंने पेज पे लिखा और इरेजर से मिटा दिया, बैलून जैसे अभी फिल किया था वैसे बाहर कर दिया, रिवर्सिबल हो गया, पहले फिल था अब नहीं है फिल। वैसे ही फोल्डिंग ऑफ पेपर को फोल्ड किया उसके बाद सीधा कर दिया। तो ये होते हैं फिजिकल चेंज। इनमें कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। एग्जाम्पल जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब समझने का प्रयास करें। जैसे घर पे मेरी माताजी ने रोटी बेली, और जब उसको रोटी को बेल रहे हैं तो उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर में, पेंटागन में, ट्रायंगल में। लेकिन यदि वो बेलने के बाद सिकने के लिए गैस पे चली गई और सिक गई, क्या उसके बाद हम उसको शेप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जो वापस जब सिकी नहीं थी तब जैसी रोटी थी वो था रिवर्सिबल, लेकिन सिकने के बाद हो गई वो इरिवर्सिबल। इन्हीं सभी एग्जाम्पल का यूज लेकर हम आपको केमिकल भी समझाएंगे। जैसे बैलून था, बैलून में हवा भरने के बाद निकाल दी तो वो तो हो गया फिजिकल, लेकिन यदि उसी बैलून को फाड़ दें, अब सही कर लोगे? नहीं ना, तो ये हो गया इरिवर्सिबल, ये हो गया केमिकल चेंज। उसी पेज पर मोड़ने की जगह, उसको फोल्ड करने की जगह फाड़ दें, फिर उसको साथ कर लोगे, पहले जैसा पेज बना दोगे? नहीं, तो ये हो गया इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। आप पेंसिल से लिख के इरेजर से मिटा रहे थे, ये था फिजिकल चेंज, लेकिन उसी को यदि हम पेन से लिख दें फिर क्या व्हाइटनेस से मिटा लोगे? लेकिन वो बात नहीं रही जो पेज में पहले थी, तो ये हो गया केमिकल चेंज। जैसे तवा पे रोटी सेकने के बाद जैसा हाल उसका हो गया, अब वो रिवर्सिबल नहीं रही, इरिवर्सिबल हो गई। ऐसे ही रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं, और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं और हमेशा नया सब्सटेंस बनाते हैं। हम समझ सकते हैं आइस का नॉर्मल एग्जांपल जैसे फिजिकल चेंज में था, लेकिन यदि उसी को हम केमिकल चेंज में लें तो जैसे आग को हमने जला दिया, लकड़ियाँ जला दी, क्या उसके बाद अब हम उस राख से फिर लकड़ियाँ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये हो गया केमिकल चेंज। आई बात समझ में? यदि नहीं आई है तो हमें कमेंट करके बताना। चलो, यदि आप फिजिकल और केमिकल समझ गए तो अब फिजिकल की तीनों पार्ट्स को जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो देखिए, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, बट द बिहेवियर्स ऑफ दीज पार्टिकल्स डिफर इन द 3 फेजेस। जो हमारे गैस, सॉलिड, लिक्विड हैं, ये तीनों के तीन एटम, मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर बने हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है आपस में अलग अलग है। गैस को समझते हैं। यदि इनको नियमित व्यवस्था और अवस्था न मिले तो ये अलग अलग हो जाती है।
ये पास नहीं रहती है। यदि किसी शेप में या किसी जगह में रख दिया तो वहाँ बनी रहेंगी। यदि वो खुला है तो ये फैल जाती है गैस। इसके जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस हैं ये दूर दूर रहते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं आपस में, क्योंकि ये बहुत ही लाइट होती है और हल्की भी होती है। लिक्विड में क्या होता है, नियमित व्यवस्था न होने पर भी ये एक साथ रहता है। जो तरल पदार्थ है, लिक्विड मैटर है, वो नियमित व्यवस्था न होने पर भी ये एक साथ रहता है, गैस की तरह उड़ता नहीं है। इसके जो आयंस होते हैं ये आपस में बने रहते हैं, क्लोज टुगेदर, लेकिन इतने टाइट नहीं होते जितने सॉलिड के होते हैं, लेकिन गैस से अच्छे होते हैं, पास में रहते हैं। और जो ठोस होते हैं, सॉलिड, वो नियमित एक पैटर्न में पैक होते हैं, वो भी कसकर, बहुत मतलब इनके जो एटम मॉलिक्यूल बहुत टाइट होते हैं, आपस में बहुत टाइट तरीके से अट्रैक्ट किए होते हैं आपस में, एटम को, मॉलिक्यूल को। ये इतनी जल्दी आपस में सेपरेटेड नहीं होते हैं, ये क्लोज टुगेदर होते हैं, बहुत ही अधिक अट्रैक्ट होते हैं। सबसे अधिक अट्रैक्टिव पावर इन्हीं के मॉलिक्यूल्स की होती है, उससे कम लिक्विड की होती है और उससे भी कम गैस की होती है। गैस की सबसे कम होती है, इसीलिए गैस यदि किसी नियमित अवस्था में भी रख दें तो भी वह ऊपर से उड़ी जाती है। यदि आपको अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो हमें पूछ लें, और ये सॉलिड लिक्विड गैस हम फिर से बताएंगे किसी वीडियो में। फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, फिजिकल के तीनों पार्ट्स हो गए। अब केमिकल के जो दो पार्ट्स हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, या जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ए प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ जस्ट वन केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक केमिकल एलिमेंट या एक केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने। Impure substance is made of two or more element or compounds that are not bonded together chemically. Impure substance वो substance होते हैं जो केमिकली आपस में बंधे हुए न हों और फिर भी वो दो और दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड से बने हुए हों, उन्हें हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में यही अंतर है, वो एक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जो कि सेम एलिमेंट होता है। ये अलग अलग एलिमेंट दो या दो से अधिक से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं। और अब बारी है प्योर सब्सटेंस के पार्ट्स की, जिसका नाम है एलिमेंट एंड कंपाउंड। जैसे कि हम पहले ही समझा चुके हैं एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, या फिर भी समझ में ना आए तो थोड़ा सा बता देते हैं कि हम एटम की स्पीसीज को एलिमेंट कह सकते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल है जो, उसमें जितने भी एटम हैं वो सब एलिमेंट ही हैं, उन सबको हम एटम कह सकते हैं और उन एटम्स के नाम को हम एलिमेंट कहते हैं। यदि हम कहें एटॉमिक नंबर 8, मतलब जो एटम का नंबर है वो 8 है, तो किसका है, तो एलिमेंट हुआ ऑक्सीजन। ऐसे समझ में आया। कंपाउंड तो आप जानते ही होंगे, हम बता चुके हैं। यदि आपको फिर भी ध्यान नहीं है तो जरा फिर से सुन लें, थोड़ा सा हम बताएंगे कि यहाँ दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो जाए, लेकिन वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट एलिमेंट का होना चाहिए, उसे हम कंपाउंड कहेंगे। और मॉलिक्यूल ध्यान है, यहाँ एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की। वैसे तो ये 10th क्लास का चैप्टर है, और यदि आप एक्सप्लेन में पढ़ना चाहते हैं तो हम इसकी वीडियो अवश्य बनाएंगे, यदि आपका सपोर्ट हमारे साथ रहा तो। और थोड़ा बहुत हम बताते हैं। देखो मेटल क्या होता है। मेटल में यदि शाइनी है, हार्ड है, कोई मेटल शाइनी है, हार्ड है, शाइन मतलब चमकना, हार्ड है, या उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसे हम मेटल कहेंगे। और नॉन मेटल जस्ट इसका अपोजिट होता है। यदि उसमें शाइनी लेस है, चमकनापन नहीं है, हार्ड भी नहीं है, हार्डलेस है, और जिसमें डू नॉट ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे कहेंगे नॉन मेटल। और जहाँ मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ आ जाएं तो उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। वैसे इसमें जो कंपाउंड है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का रिलेशनशिप दिखाया जाए टोटल रिएक्शंस में, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर और जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 में से, उनका रिएक्शन होता है, यूजेस दिखाया जाता है, उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं मिक्सचर पे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की। ये क्या होता है, आइए चलिए।
देखते हैं। पहले देख लो मिक्सचर क्या होता है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर, यदि दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं तो उसे तो हम मिक्सचर कहते हैं, चाहे फिर वो डेफिनेट रेशियो में हों या ना हों, और चाहे वो केमिकली एक साथ मिले हों या ना मिले हों, लेकिन हम उसे कहेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर होते हैं दो, होमो और हेट्रो। होमो का दूसरा मतलब यही होता है सेम, और हेट्रो का दूसरा मतलब होता है डिफरेंट। अब समझो होमोजीनस क्या होते हैं और हेट्रोजीनस क्या होते हैं। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो होमोजीनस होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है, मतलब इसकी जो रचना है वो डेफिनेट होती है, डेफिनेट रेशियो में मिला हुआ होता है इसमें मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजीनस की बात करें तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ऐसे वैसे जैसे भी इच्छा हो वैसे मिला दो। और जो होमोजीनस होता है इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये डेफिनेट रेशियो में होता है। और साथ ही साथ एग्जांपल से समझते हैं कि मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, यदि हम अल्कोहल वाटर को मिला दें तो उसको हम फिर फिजिकली सेपरेट भी नहीं कर सकते। और सेम मिलते हैं 50-50% में, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, सेम रचना हो जाती है इनकी, क्योंकि फिर इनको डिफरेंट नहीं कर सकते हम। और यदि हम एग्जांपल लें हेट्रोजीनस का, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। छानने के बाद सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगी। और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई टॉपिक यदि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बस आपका सपोर्ट हमारे साथ रहे तो हम यूँ ही कंटिन्यू करते रहेंगे। और आज हम आपको कोई होमवर्क में क्वेश्चन नहीं दे रहे क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है। धन्यवाद, थैंक यू।